हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं विज्ञान की बातें। और कक्षा कौन सी है आप देख रहे हैं, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने विज्ञान की बातें पुस्तक को खोलेंगे और बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं जल अनमोल साधन है, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल से क्या क्या फ़ायदा है। आप देख रहे हैं कि कहता है कि आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा के दृश्य के बारे में अवश्य सुने होंगे। तो क्या होता है जल संकट? तो यहाँ देखते हैं कि विद्यालय में पेयजल संकट से परेशानी होती है। क्यों, कैसा परेशानी हुई है, उसको कैसे दूर किया जाता है। तो अपने विद्यालय, प्रखंड कार्यालय एवं बाजार में बड़े बड़े पोस्टरों में देखा होगा, तो इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं। तो यानी बचत किसकी करनी है? तो जल की बचत करनी है, क्योंकि पीने योग्य जल हमें काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है, इसलिए से बचत करने की सलाह दी जाती है। आप देख रहे हैं और क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं कि पानी की उचित मात्रा के विश्व में सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। तो कैसे पानी, स्वच्छ पीने योग्य पानी हमारे बहुत जगह ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से बताते हुए कहानी में चलते हैं कि कहता है कि राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। तो कहता है कि जब आपसे ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2003 को मनाया जाता है। और क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष को 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपसे बनता है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई है और ऐसा अनुमान है कि अब कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं अभी जल की काफ़ी ही समस्या है, बारिश नहीं हो रही है, खेती होने में काफ़ी समस्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी हमें बचत करना भी चाहिए। बच्चों देख रहे हैं ये क्या है, आपका अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला आभा लिए दिखाई देती है। यानी अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं इस तरह से दिखाई देता है। कहता खारे जल के रूप में मौजूद है, 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। बच्चों सोच सकते हैं कि 1% जल ही हम लोग पीने योग्य के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सारणी में देखें कि पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, इस माध्यम से हम समझते हैं कि जल किस तरह से और लवण जल का आकलन कैसे किया जाता है। आइए और देखते हैं नेक्स्ट पेज में। बच्चों अब अच्छी तरह देखने का था कि हम में अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविकता आभास हुआ है? इस विषय में चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका कि प्रकृति यानी जल की अवस्थाएं, प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आपको जानना चाहिए कि जल की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, जल की 3 अवस्थाएं होती है। तो जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो जल का ठोस रूप बर्फ कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप अपना अभी कॉपी में नोट कर लें कि जल का ठोस रूप क्या कहलाता है। तो जल का ठोस रूप बर्फ तथा ओला कहलाता है। यह द्रव रूप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। तो यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जो जल गैसीय अवस्था में भाप, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब आगे क्या कर रहा है अच्छी तरह से इसको देखते चलिए, वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब उसके बाद देख रहे क्या कर रहा है कि जलवाष्प के रूप में पाया जाता है और जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। यानी जल चक्र जब होता है तो ठोस, द्रव, गैस मिलकर वर्षा का निर्माण करता है और पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया का एक चक्रीय क्रम चलता है, जिसे इस चक्र को हम जल चक्र कहते हैं, जो कि वाटर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। आपको अच्छी तरह से जानकर खुशी होनी चाहिए कि वाटर चक्र, वाटर साइकिल जब चलता है तो हमें वर्षा का जल प्राप्त होता है, नदी नाले भर जाती हैं। ये जो देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है
ये देखिए, ये आपका पोखर है या समुद्र है, पानी है। ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो ये भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं, जिसको संघनन कहते हैं। और उसके बाद ये बादल जब बनता है तो बादल बनने के बाद ये वृक्ष जो है ये पानी को खींचता है। ये बादल है और ये वर्षण, उसके बाद ये वर्षा होती है और ये अंतःस्यंदन क्रिया के द्वारा ये भौम जल में फिर वो प्रवेश कर जाती है। और इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है, जिसको जल चक्र के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपसे ये जल चक्र के बारे में भी पूछा जाएगा कि जल चक्र का आप नामांकित चित्र अंकित करें। अब देख रहे बच्चों, यहाँ क्या करें, जल के स्रोत। जल के स्रोत क्या क्या है? तो प्रकृति में जल चक्र, जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब आदि है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ वाटर, तो लिखेंगे सागर, नदी, झील और तालाब। अब कहता भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है और ध्रुवीय प्रदेश तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में यह पाया जाता है। यानी जल को किस किस रूप में हम पाते हैं, उस तरह इसको बताया गया है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला है वर्षा का जल। तो वर्षा का जल पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर निर्भर करता है, यानी हमारे देश में, भारत में कृषि वर्षा जल पर आश्रित है। अगर वर्षा नहीं होगा तो हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर देखिए कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। यानी वर्षा में क्या रहता है, धूलकण, सल्फर और नाइट्रोजन घुला रहता है और इस प्रकार वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आगरा स्थित ताजमहल को पीला होने का मुख्य कारण क्या है? ये अम्ल वर्षा जल का प्रमुख कारण है। उसके बाद देख रहे हैं क्या आता है, सतही जल। उसके बाद है भूमिगत जल। तो ये सतही जल क्या है? वर्षा जल के अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नलों, नदियों में, तालाबों में, झील में इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद भूमिगत जल जो होता है, अंतःस्येदन क्रिया की तरह मिट्टी के छिद्र से वो धीरे धीरे रिसकर अंदर चले जाते हैं, जिसको अंतःस्येदन की क्रिया कहते हैं। अब ये देखते हैं उसके ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। ये पॉइंट वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ को समझा रहे हैं। तो ये देखते क्या है, भौम जल और भौम जल स्तर। देखिए, भौम जल और भौम जल स्तर दोनों अलग है। ये ऊपर में भूमि है जहाँ हम लोग रहते हैं, और निचले स्तर को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं, और उसके निचले स्तर को हम लोग भौम जल कहते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। और यहीं पर पानी की लेयर बनी रहती है, जो कि हमें पानी यहाँ से नल के माध्यम से इसे अंडरग्राउंड से ऊपर खींचते हैं। अब कह रहा है कि भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय किस तरह से होता है? तो बढ़ती जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोत पर गहरा दबाव उत्पन्न करती है, और करीब 70% वायुमंडल स्वच्छ जल पर क्या करता है, वो सिंचाई में लगा रहता है, और ताकि अच्छी बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा उपज की जाए। तो अब ये देखिए क्या कहता है कि भौम जल स्तर में आई कमी के कारण हैं, जिन्हें प्रमुख कारण क्या है, यानी भौम जल स्तर में कमी क्यों है, कैसे आई? तो उसका रीजन क्या लिखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण और वन की कटाई, जल की बर्बादी, ये इसका रीजन है। इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, ये झारखंड राज्य में वर्षा का कितना औसत दिया गया है, तो 140 सेंटीमीटर दिया है, और 80% अधिक वर्षा जून से सितंबर के मध्य में होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या लगा, देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, और गुमला में, पश्चिम और पूर्वी सिमडेगा, रांची क्षेत्रों में 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब क्या कह रहा है कि जल प्रबंधन हम कैसे करते हैं? तो कहते हैं हमें सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने में, नहाने में और कई क्रियाकलापों में हम जल की बर्बादी करते हैं। तो हमें इस तरह से जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये बता रहा है। अब यहाँ कहता है कि जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का उपयोग भूम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है, जिसे जल संग्रहण कहते हैं, तो या वर्षा जल कहते हैं। इस तरह से बच्चों आप देखें, ये आपका जल बचत करने की काफ़ी टेक्निक को बता रहा है। तो इस तरह से हम जल की बचत कर सकते हैं। आप ये अच्छी तरह से जल की बचत करें, क्योंकि जल ही जीवन है। अब कहता है खेत में बूंद सिंचाई व्यवस्था, इस माध्यम से यहाँ पर पाइप बिछाई जाती है, और ये पाइप ये पौधे के पास जाता है, और ये पाइप ये पौधे के पास जाता है, और इसी से पानी निकलता है, और ये पौधे में पानी देता है, जिससे ये पानी की बचत को बनाए रखता है। आइए उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा है। अच्छी तरह से देखें, वीडियो काफ़ी अच्छा है बच्चों, अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए इसको अच्छी तरह से और समझते हैं। क्या लिखा है कि हमने क्या सीखा कि जल क्या है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था है आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद क्या, जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन असंभव है। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे से पढ़ें, समझें। इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आइए उसके बाद क्वेश्चन सर में करते हैं कि क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, कैसे इसको समझते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। बच्चों अब देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि सही निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है कि सही और गलत, यानी ऊपर में लिखा है, ये देखिए, ये रहा आपका, आप देख रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो किसके ऊपर गलत और सही का चिन्ह लगाएंगे आप देख रहे हैं। तो भूमि जल स्तर का स्तर कभी कम नहीं होता है, ये गलत है, ये तो कम होता है, इसलिए ये आपका गलत है। 2 में है कि जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र के निवासी करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये सभी करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका बच्चों गलत है। 3 नंबर को देख रहे हैं कि नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों कि नदी का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये आपका गलत होगा। और 4th नंबर में देख रहे हैं कि भूमि जल हर जगह पीने लायक होता है। जी नहीं, ये भी गलत है। यानी आप देखें 1 नंबर भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है, 3 नंबर भी गलत है और 4 नंबर भी गलत है, सही इसमें नहीं दिया है। आइए चलिए देखते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा है, अच्छी तरह से इसको देखते चलिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। यानी आपको लिखना है कि झारखंड में वर्षा का वितरण, खाली जगह है, क्या लिखेंगे इसमें, अच्छी तरह से आप समझते चलिए। तो असमान है, झारखंड में वर्षा का वितरण क्या है, असमान है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जल की 3 अवस्थाएं, बच्चों अभी पढ़ाए हैं, जल की 3 अवस्थाएं क्या क्या है, ठोस, द्रव और गैस। तो वही लिखेंगे, जल की 3 अवस्थाएं क्या है, ठोस, द्रव, गैस। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं। तो वर्षा जल के संचयन को हम लोग क्या कहते हैं, आप जान रहे हैं, अच्छी तरह बता सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जो कि वर्षा जल को संग्रह करके रखा जाता है। और 4th नंबर में आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। बात को समझिएगा, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं। अभी आप पढ़े हैं अंतःस्यंदन हम लोग क्या कहते हैं, भूमि के अंदर जो जल धीरे धीरे जिसके अंदर जाता है, अंतःस्यंदन कहते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन की कटाई से भूमि जल स्तर में खाली जगह आई है, क्या होगा यहाँ पर, कमी होगा, आंसर होगा आपका। तो बच्चों देखें आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये आपका गलत है, और इसमें से सब अच्छी तरह से भर दिए, आप भी देख लिए हैं। और उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अच्छी तरह समझिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो क नंबर, ख नंबर, ग नंबर और घ नंबर है, ये 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन को चुनना है। सही ऑप्शन आपका होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जल की कमी के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है, क नंबर है बढ़ती जनसंख्या, ख में है वनों की कटाई, और ग में है अत्यधिक वर्षा, और घ में है औद्योगिकीकरण। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों अत्यधिक वर्षा, यानी जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है अत्यधिक वर्षा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है हिमपात, झील का जल, नदी का जल और जलवाष्प। तो आप बता सकते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन को चुनना है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा हिमपात। तो बच्चों आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 नंबर बना लिए इसको,
2 नंबर भी बनाइए और 3 नंबर भी बना लिए, अच्छी तरह से आप देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन चौथा नंबर में आ जाएंगे कि जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन, और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर के वीडियो नेक्स्ट डे में अपडेट करेंगे। तो नेक्स्ट डे का वीडियो आप देखना ना भूलें, अच्छी तरह से देखें। और बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ कर लिखें और परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करते चलें। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।